हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आरओ एआरओ 2021 के पेपर की जो एनालिसिस है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन अगर पूछा गया तो उसके पीछे क्या लॉजिकल रीजनिंग एक हो सकती है, क्या उसमें इंपॉर्टेंट खास बात थी, और आगे जो आपका एग्जाम आएगा आरओ एआरओ 2023 का, तो उसमें किस तरह से क्वेश्चंस को हम समझें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ये सारी चीजें समझने के लिए आरओ 2021 के जो एनालिसिस हो रही थी उसमें आज 90 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के क्वेश्चन पिछले पार्ट्स में हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो 90वां क्वेश्चन है उसमें आपको इंडोनेशिया के साथ पूछा गया है कि वो किस किस कंट्री के साथ मतलब जो अपनी लैंड है वो शेयर नहीं करता है, बेसिकली बाउंड्री शेयर नहीं करता है, बॉर्डर शेयर नहीं करता है। इसमें आपको 4 कंट्री दी गई है। देखिए, आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इसमें आपसे मैपिंग पूछी गई है एंड उसमें भी इंडोनेशिया वाला रीजन पूछा गया। अब आप सोचेंगे कि अरे हम पूरा वर्ल्ड मैपिंग पढ़ेंगे क्या? ऐसे तो हम पूरा पढ़ते रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, देयर आर सो मेनी कंट्रीज। नहीं, जो मेडिटेरेनियन रीजन वाला आपका है, यानी कि जो भूमध्य सागर वाला जो एरिया है, जो आपका ये साइप्रस के अराउंड पड़ता है, जो आपका इधर मिडिल ईस्ट वाला पूरा एरिया है, अरब वगैरह का, अरब कंट्रीज हैं, फिर उधर इराक है, ईरान है, सीरिया है, ये सब जो कंट्रीज हैं, पूरा वो जो एरिया पड़ता है आपका, एक आपका यूक्रेन रशिया वाला एरिया, यानी कि ब्लैक सी के जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं वो, और एक ये जो इंडोनेशिया वाला रीजन है। ये लगातार 3 रीजन 3-4 सालों से यूपीपीएससी के फेवरेट टॉपिक बने हुए हैं। अगर आप आरओ एआरओ 2021 का मेंस का पेपर देखेंगे, उसमें भी आप देखिएगा आपको एक क्वेश्चन इंडोनेशिया से मिलेगा। उसके अलावा यूपीपीएससी का अगर आप 2022 का पेपर देखेंगे उसमें भी आपको एक क्वेश्चन मैपिंग का इंडोनेशिया से मिलेगा। उसमें आइलैंड्स वगैरह के बारे में पूछा गया था। सो इंडोनेशिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस तरह से आपको पकड़ना आना चाहिए कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इंडोनेशिया का ये वाला क्वेश्चन था। इसके बाद में बात करें अगर, तो 2011 की जनगणना के बारे में पूछा गया था। उसमें आपसे जो अनुसूचित जनजाति है यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, उनके संदर्भ में पूछा गया था राज्यों का आरोही क्रम। तो इसमें आप सिंपली अगर आपने पढ़ रखा है तो आप आराम से इसमें आंसर लगा ले जाएंगे कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड एंड मिजोरम। आगे चलते हैं, इजी क्वेश्चन था ये आपको पता होना चाहिए। एंड इसके बाद में अगर आप देखेंगे 92 क्वेश्चन, तो ये सबसे इजी था। इसमें बेसिकली 4 फ्रूट्स दिए गए थे, फल दिए गए थे, एंड उसमें आपको ये बताना था कि सबसे बड़ा जो उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, वो उन फ्रूट्स का कौन सा है। सो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी एग्रीकल्चर की कमोडिटी हैं, या जो आपके मिनरल्स हैं, या जो आपके फ्रूट्स हैं, या जो आपके वेजिटेबल्स हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लीजिए, वो देख लीजिए कि उसमें पहले नंबर पे कौन है। अब जैसे आम है तो आम इंपॉर्टेंट है, या जैसे नारियल है, नारियल इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आम और नारियल भी मालूम है तो भी आप यहाँ पे आराम से आंसर लगा ले जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको सेब मालूम ही है, क्योंकि सेब बहुत ही ज़्यादा प्रिवलेंट, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। और इसके बाद में फिर लीची है, तो लीची का बिहार आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि लीची का बिहार ही है बेसिकली। सो इस तरह से आप, ये एक इजी क्वेश्चन था, इसको भी आपको गलत नहीं करना है। 93 क्वेश्चन में अगर आप देखिए, निम्नलिखित में से किस साल प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? देखिए, दिस क्वेश्चन इज टफ। अगर आपको ये फैक्ट मालूम है, ये प्योरली फैक्ट है, अगर आपको ये फैक्ट मालूम है तो आप लगा लीजिएंगे, नहीं मालूम है तो आप इसमें कोई अपना दिमाग नहीं लगा सकते। और इसमें जो डेट्स दी गई हैं वो भी इतनी क्लोज दी गई हैं, लाइक 1790, 1792, 1796, 1797। सो यहाँ पे आपको इंटेलिजेंट गेसिंग भी नहीं कर सकते। जैसे आपने मान लीजिए अगर बहुत ज्यादा दूर दूर दिया होता, लाइक 1600, 1700, 1900 या 1400, तो आप उसमें कुछ कुछ गैस कर सकते थे कि यार अकबर का टाइम पीरियड था, तो अकबर के टाइम पीरियड पे ये हो सकता है, तो इसमें ये मार्क कर लेते हैं। नहीं, लेकिन यहां पर आपको अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है कि 1797 होगा कि क्या होगा, तो आप ये क्वेश्चन मार्क नहीं कर पाएंगे आंसर इसमें। सो दिस क्वेश्चन इज टफ, बट हाँ, ये आपको यूपी तथ्यसार जो आती है उसमें दिस क्वेश्चन वाज गिवन। सो मतलब इंसान ने पढ़ रखा होता है तो ये जनरली इजी टू मॉडरेट में आ जाता है, बिकॉज ये आपको इजीली पढ़ने में मिल रहा है। इसके बाद में 94 क्वेश्चन है, भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? देहरादून, नई दिल्ली, चंडीगढ़ या वाराणसी? इजी क्वेश्चन है। अगेन थोड़ा सा आपको इस तरीके की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे सवाई जयसिंह वाला जो आपको पता है जयपुर में जो थे, उन्होंने कहाँ कहाँ पे बनवाई थी, क्या किया था, तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी करंट अफेयर्स में न्यूज़ आ रही है, कोई भी चीज़ आ रही है, सो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। जैसे कि ऑब्जर्वेटरी वगैरह है, जंतर मंतर है, ये सब पहले भी अगर आप देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रही हैं। यूपीएससी में कई बार ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। सो इस तरीके से अगर इससे रिलेटेड कोई चीज़ हो तो हमेशा ही उस पर ध्यान रखा करिए। आगे चलते हैं, ये भी ईजी टू मॉडरेट था। इसके बाद में जो क्वेश्चन था 95, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? कोतवाल, दरोगा, अमला या जमींदार? इसमें दरोगा वाज द राइट आंसर। देखिए, मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पिक्स वगैरह शेयर की थी, मैंने उसमें बताया था कि मिडीवल हिस्ट्री में, दिल्ली सल्तनत वगैरह में एंड मुगल्स के टाइम पे जो भी टर्मिनोलॉजी हुआ करती थी उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। आप और कुछ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको जरूर पढ़ लीजिए। जैसे टर्मिनोलॉजी है, तो जैसे हम लोग के टाइम पे आज मान लीजिए डीएम है या एसडीएम है, एडीएम है, या आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल है, कर्नल है। सो इस तरीके की जो पोस्ट हैं आर्मी में या एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो जब अकबर हुआ करते थे, जब जहांगीर हुआ करते थे, या जब मराठा हुआ करते थे, तो उस टाइम पे
इन पदों को क्या बोला जाता था, आर्मी में जो लीडर होता था, जो कमांडर होता था, उसको क्या बोलते थे, उसका नाम एक्चुअल में क्या था, या ये जो इस्टेब्लिश्ड परमानेंट जो आर्मी रखने का काम है ये किसने किया था। सो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ये जो टर्म्स वगैरह हैं, ये आपको एक्जैक्टली मालूम होने चाहिए। आजकल के ज़माने में हम लोग क्या देखिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट है, तरह तरह के डिपार्टमेंट है। तो उस जमाने में जो कृषि मंत्रालय होता था उसको क्या बोलते थे, किसने स्टार्ट किया था। जो आपके आर्मी का जो डिपार्टमेंट अलग से है, जो आर्मी के मैटर्स को देखता है, उनके आर्मी पर्सनल के मैटर्स को देखता है, तो वो उस समय उसको क्या कहा जाता था। तो इस तरीके से ये बहुत ही जनरल चीज़ें हैं। तो जो एग्जामिनर है वो भी ये देखना चाहता है कि आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं है, आप अवेयर हो कि नहीं हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो देखिए ये क्वेश्चन वहाँ से आपसे पूछा गया है। सो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं भी आंसर मालूम है तो भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते थे कि यार इसमें दरोगा आंसर हो सकता है। दरोगा पहले भी होते थे, आपने देखा होगा, जो ये आपका 1800 वाला टाइम है, तो उसमें दरोगा करके कितना ज़्यादा बोला जाता था। सो पता होता है ये जनरली आंसर। आगे चलते हैं। 96 आपका क्वेश्चन है कि ब्लैक पॉटरी के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। देखिए इसमें निजामाबाद है। देखिए ब्लैक पॉटरी निजामाबाद, दिस इज वेरी पॉपुलर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैसे तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे तुरंत लगा देंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आंसर चमक जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। बट स्टिल अगर आपको नहीं भी मालूम है तो आपको इस तरह से तो आप गैस कर ही सकते थे कि जब भी कभी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग वगैरह, जीआई टैग वगैरह जब भी कभी दिए जाएं, 6, 7, 8 प्रोडक्ट्स को जब भी दिया जाता है तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि कौन सा दिया गया है एंड किस स्टेट को दिया गया है, मतलब किस स्टेट की वो चीज़ है। जैसे अगर मान लीजिए कोई साड़ी है, कोई की अगर कोई खाने की चीज़ है, सिक्किम की अगर कोई मिर्चा है, या इस तरह की कोई भी चीज़ है, तो वो किस स्टेट की है और किस साल दी गई है। कभी कभी हो सके तो ये भी देख लीजिए। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कभी भी कि ये किस साल दी गई है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि होता क्या है कि जनरली क्या होता है, 3 से 4 ही ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको जीआई टैग दिया जाता है। कभी कभी 5-6 भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि 7-8 हो। सो 3, 4, 5 होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा देख लीजिए कि इसको कब दिया, इसको कब दिया, क्योंकि कई बार जो इंपॉर्टेंट होता है वो मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि इसको कब दिया था, इसको कब दिया था, बिकॉज फैक्चुअल पेपर है आरओ का। सो इसमें यहाँ पे दिस कैन बी आस्क्ड। सो इसलिए आपको जीआई टैग वगैरह पे फोकस करना है। स्पेशली यूपी का तो आपको पता ही होना चाहिए, यूपी का एग्जाम है, सो यूपी का जीआई टैग आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आपको टॉपिक्स को पकड़ना आना चाहिए कि भाई क्या इंपॉर्टेंट एंड क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है 97 आपका, उसमें देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 इवेंट्स दी गई हैं, 4 इंसिडेंट्स दिए गए हैं आपको। इसमें करजन वैली की हत्या दी गई है, खुदीराम बोस को मृत्युदंड दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ हुआ है, एंड अबुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ हुआ है। देखिए प्राइमा फेसी जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा टफ, एंड दिस इज एक्चुअली टफ, बिकॉज इसमें एग्जैक्ट डेट पूछी है। अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है तो आप क्रोनोलॉजी सेट नहीं कर पाएंगे, यानी कि काल क्रमानुसार उसको सेट नहीं कर पाएंगे। ओके, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद नाम दिया हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक नाम दिया हुआ है। आप यूपीएससी का पेपर उठा के देख लीजिए, लाइक आरओआर का पेपर उठा लीजिए, बीईओ का उठा लीजिए, यूपीपीसीएस का उठा लीजिए, इसके अलावा और भी जो भी पेपर्स इनके होते हैं, लाइक माइन इंस्पेक्टर हो गया, एई हो गया, कोई भी उठा लीजिए, आपको बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, वरना हर एक साल छोड़ के तो मिल ही जाएगा। मतलब अगर साल में मान लीजिए इनकी 6 एग्जाम हो रहे हैं, 6 में से 4 में आपको बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिलेगा। सो बाल गंगाधर तिलक के बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। केसरी उनका अगर समाचार पत्र था या उनकी मैगजीन थी या उनका अगर कुछ था, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस साल उन्होंने निकाला था, क्योंकि वो हमेशा ही चर्चा में रहते थे एंड यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, कुछ ना कुछ उनसे घुमा के पूछ ही लेगा। इसी तरीके से जो अबुल कलाम आजाद हैं, इनके जो समाचार पत्र हैं या इनकी जो मैगजीन है, इनके जो पत्र हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड इनका जो अल हिलाल है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही जनरल है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 5 लिखे हैं तो 5 में 2 उसके ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो वही 2 में से एक ऐसा है जो अल हिलाल है। सो इन दोनों का टाइम पीरियड आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए। जैसे कि गांधी जी की यंग इंडिया है, तो यंग इंडिया गांधी जी का जो है, या मान लीजिए हिंद स्वराज है, तो ये सब बहुत पॉपुलर हैं। ये किसके बारे में बात करते हैं, इसमें क्या चीज़ का मेंशन है, ये किस साल आए थे, ये अगर आपको नहीं पता है एंड आप सोच रहे हो कि आप आरओआर के पेपर में क्वेश्चन हिस्ट्री के सही कर लोगे, देन यू आर टेकिंग इट रॉन्ग। सिंपल, इट इज एज सिंपल एज दैट, बिकॉज आरओआर का पेपर फैक्चुअल पेपर है एंड इस तरीके के क्वेश्चन देखिए वो गांधी से ही पूछेगा, वो नेहरू से ही पूछेगा, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से ही पूछेगा, वो किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं पूछेगा जिसका आपने नाम भी ना सुना हो। वो आपसे जानना चाहेगा बेसिक इंसान के बारे में, आपके जो राष्ट्रपिता हैं उन्हीं के बारे में पूछेगा, लेकिन ऐसा फैक्ट पूछेगा जो आपने पढ़ा नहीं होगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, वही बस एक चैलेंज होता है। तो यहाँ से आप देखिए कि जो 2 इवेंट है, अबुल कलाम आजाद और बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा खुदीराम बोस के बारे में थोड़ा थोड़ा पता ही रहता है, क्योंकि सब लोग रिवोल्यूशनरी थे, तो इनके बारे में जैसे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, खुदीराम बोस हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। सो इसलिए खुदीराम बोस आप यहाँ से पकड़ लेंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा पड़ा होता है। एंड जो कर्नल वाइली की हत्या है, ये जैसे आपने एक सॉन्डर्स का मर्डर सुना होगा, आपने करजन वैली की हत्या सुना होगा, इसी तरीके से कई सारे मदन डिंगरा को फांसी दी गई थी। तो कुछ इवेंट्स ऐसी हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स कही जाती हैं, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं देश में उथल पुथल मच गई थी। अंग्रेज एकदम गुस्सा आ गए थे कि अरे यार ये क्या, एकदम आग बबूला हो गए थे, एकदम एग्रेसिव। तो इस तरीके से ये जो इवेंट्स हैं, इनके आपको ईयर या इनकी जो खास बातें हैं वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। वो अगर आपके दिमाग में, इसमें से अगर 2 फैक्ट भी आपको पता होते कि अबुल कलाम आजाद वाला एंड बाल गंगाधर तिलक वाला,
तो आप यहाँ पर आराम से क्रोनोलॉजी जो है वो सेट कर ले जाते हैं। आगे चलते हैं, आई होप आपको इससे समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 98 कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में यानी कि यूनियन टेरिटरी में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है, यानी कि लोवेस्ट सेक्स रेशियो। दमन दीव आंसर है, सिंपल आंसर है, ये PYQ है, रिपीटेड है। सो इसमें आई थिंक कोई क्वेश्चन इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसके बाद में बात करते हैं कि किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार के द्वारा जन धन योजना, वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। इसमें देखिए नागालैंड आंसर है। देखिए जहां पर भी फॉरेस्ट कवर की बात की जाए या फॉरेस्ट रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ हो जो बहुत ही नई हो, यूनिक हो, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बिकॉज फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, ओजोन, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो चल रही हैं, जिन पे आप देश विदेश में बात चल रही है, इंडिया के बाहर भी बात चल रही है कि भाई फॉरेस्ट वगैरह कितना इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, कितना ज़्यादा गैस वगैरह के लिए, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको कितना ये काउंटर करता है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड उनसे रिलेटेड अगर कोई स्टेट है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है या जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है अभी पिछले 5-10 सालों में, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको इस तरह से पकड़ना आना चाहिए। एंड मैं नहीं कह रहा कि आप 3-4 स्टेट याद करिए, क्रोनोलॉजी याद करिए, इट्स जस्ट कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ अगर किसी को कोई अवार्ड मिल रहा है बहुत बढ़िया काम करने के लिए, सो वो पहला नाम तो आपको एटलीस्ट पता हो। एंड नागालैंड वॉज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, आई होप कि आपको इससे कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद में जो आपका 100 क्वेश्चन है उसमें देखिए 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है। देखिए इसमें सिंपली हिमाचल प्रदेश आंसर था। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी अपने सेंसस को ढंग से पढ़ रखा है या अगर आपने सेंसस के PYQ तैयार कर रखे हैं पिछले 5-6 साल के, अगर आपने लगातार जो भी एग्जाम्स हुए हैं UPSC के, एंड अगर आपने उनको तैयार कर रखा है तो ये क्वेश्चन रिपीटेड था, तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएगा। आगे चलते हैं, आई होप कि आपको इससे समझ में आया होगा। 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका 101 नंबर पे। इसमें आपको 4 इवेंट्स दी गई हैं। ये बेसिकली इकोनॉमी का क्वेश्चन है। इसमें आपको जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके बाद में आपका जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, एंड उसके बाद में जो की विलेज स्कीम है KVS, एंड उसके बाद में जो आपका DDRA है यानी कि जिला ग्राम विकास अभिकरण। इनमें चारों इवेंट्स कब कब हुई थी, क्या हुई थी, मतलब जो योजनाएं वगैरह हैं या जो प्रोग्राम वगैरह हैं वो कब कब हुई थी, क्या हुई थी, एंड उनको क्रोनोलॉजी उसकी सेट करनी है। देखिए ये इकोनॉमी का पेट क्वेश्चन है। अगर आप ढंग से सोचते हैं कि हम इकोनॉमी में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाएंगे ROR में, तो आपको जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, जो की फैक्ट्स हैं, उन पर ध्यान देना पड़ेगा। 5 ईयर प्लान्स हो गए, या जो आपका 1991 के आसपास के जो पूरा दौर है जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था, ग्लोबलाइजेशन था, लिबरलाइजेशन था, ये सारी जो चीज़ें हैं। इसके अलावा जो आपकी कुछ जो 1950 से 60 के आसपास जो नई नई चीज़ें हुई थी, जब 5 ईयर प्लान आपके आ रहे थे, तो जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाला सीन है, या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, DDRA है, या रीजनल रूरल बैंक्स हैं, या फिर आपकी नाबार्ड जब बनी थी 1982 के आसपास, फिर उसके बाद में जब आप बात करेंगे 1988 में आपको वो एग्जिम बैंक, हाउसिंग बैंक, ये सब आई थी, नेशनल हाउसिंग बैंक। तो ये सब जो कुछ चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझोगे 1990 से लेकर के 2005 के बीच में जो भी स्कीम्स आई हैं, जो भी कैंपेन आए हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स आए हैं, जैसे मान लीजिए सर्व शिक्षा अभियान आया है तो वो कब आया है, या लिटरेसी के ऊपर और कोई चीज़ आई है, सैनिटेशन के ऊपर अगर मान लीजिए कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई कैंपेन चल रहा है, तो ये सब इकोनॉमी के की कॉन्सेप्ट्स हैं। आप बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई चीज़ पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपको इन्फ्लेशन के बारे में नहीं पता, अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं पता, अगर आपको 5 ईयर प्लान्स के बारे में नहीं पता है, अगर आपको 1991 के आसपास की जो भी चेंजेस हुए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, अगर आपको उनके बारे में नहीं पता, अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांसफर जो था आपका उसके बारे में नहीं पता है, भुगतान संतुलन के बारे में नहीं मालूम है, सो फिर आप इकोनॉमी में नंबर नहीं बना पाएंगे, क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। बिकॉज ये की टॉपिक्स हैं एंड इन्हीं से वो घुमा घुमा के पूछता है। सो ये जो 4 इसमें जो आपको इवेंट्स दिख रही हैं, जो चीज़ें दिख रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी एंड इनका नाम आपको पता होना चाहिए। सिंपली आपको घटना चक्र में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, घटना चक्र जो इकोनॉमी का कंपाइलेशन आता है। आगे चलते हैं, पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? कीड़ों के नियंत्रण हेतु, वनस्पति प्रसारण के लिए, बीजों के अंकुरण हेतु, एंड खरपतवार के नियंत्रण हेतु, यानी कि कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स, फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, या वीड कंट्रोल। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन आपने अगर कहीं पढ़ा है जैसे एग्रीकल्चर वगैरह में या PYQ में कहीं आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो आप आराम से कर लेंगे। नहीं भी पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन आपको नहीं आता है, अब उसमें पूछ रहा है कि पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है, यानी कि द प्रैक्टिस ऑफ गूटी इन प्लांट्स इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ। अब एक बात बताइए, गूटी लगा रहे हैं तो उसमें कीड़ों का क्या फायदा, मतलब कीड़ों को कंट्रोल, जो कीड़े वगैरह हैं, कीट हैं, इंसेक्ट्स हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए गूटी लगाएंगे, मतलब इट डजंट मेक सेंस। अगर कीड़ों को अगर बचाना होगा कीड़ों से तो कुछ और चीज़ करेंगे, लाइक कुछ और ज़्यादा छिड़काव विड़काव करेंगे, लाइक स्प्रिंकल करेंगे। जैसे आपने देखा होगा मिट्टी का तेल, बहुत से लोग जब बरसात साथ होती है तो डेंगू मलेरिया इन सबसे बचाव के लिए मिट्टी के तेल वगैरह को यूज़ करते हैं, एंड और भी इस तरीके कुछ स्प्रिंकल करते रहते हैं। अब पहला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन पे आइए, बीजों के अंकुरण के लिए। भाई अगर एक बात बताओ, अगर सीड्स का जर्मिनेशन करना होगा तो गूटी क्यों लगाएंगे? गूटी चलो ठीक है, मैं कह रहा हूँ चलो आपको नहीं पता है कि गूटी क्या है, लेकिन फिर भी सीड्स का जर्मिनेशन के लिए कभी आपने सुना है कि गूटी लगाते हो?
मतलब आप नॉर्मली बताइए, इतना तो आपको भी आइडिया होगा, इतने इतने सीड्स का जर्मिनेशन होता है, तो क्या उसमें गुटी लगाने का आपने कभी आज तक सुना है? तो इसका मतलब कि ये भी नहीं हो सकता, मतलब बहुत ही कम चांस है कि ये कुछ हो सकता है ऐसा। इसके बाद में खरपतवार के नियंत्रण हेतु, यानी कि जो वीड कंट्रोल है उस वीड कंट्रोल के लिए हम गुटी का यूज़ करते हैं। इट डजेंट मेक सेंस, मतलब खरपतवार वगैरह के लिए गुटी क्यों लगाएंगे? कुछ स्प्रिंकल वगैरह करेंगे जिससे कि खरपतवार वगैरह जो है उससे हमें बचाव हो सके, उससे हम वो कर सकें। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है वनस्पतिक प्रसारण के लिए, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इट मेक सेंस। कैसे? क्योंकि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो कैसे होता है? कोई ना कोई उसको सपोर्ट चाहिए ना, कोई ना कोई उसको बेस चाहिए ना, कोई ना कोई कंधा चाहिए ना जिसपे सपोर्ट लेकर के वो आगे बढ़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बॉटनी में आप ये चीज़ पढ़ोगे थोड़ा सा, एक होता है कि दो प्लांट्स होते हैं तो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, तो एक दूसरे का, जैसे बेल होती है यार, जैसे तरोई वरोई है, लौकी, इन सब का क्या है, एक संग में एक प्लांट होता है, साथ में उसके आप इनका पेड़ लगा दीजिए, पौधा लगा दीजिए, ये धीरे 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 वो अपना उसको पकड़ पकड़ के ऊपर बढ़ जाते हैं एंड ग्रो कर जाते हैं। सो वो क्या है, एक दूसरे का सहारा ले रहे हैं, मतलब वो कंधा ले रहा है, जो लौकी है, तरोई है, सब कंधा लेते हैं। सो आपको इस तरह से थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना था कि यार वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है इसमें, अगर आपको नहीं भी मालूम था तो उसमें वहाँ पे गोटी वोटी का यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। आगे चलते हैं। 103 क्वेश्चन जो है इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? इसमें टोगा, तुवालू, तहीती एंड तीनियन, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पूरी कंट्रीज है, जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये जो पूरा रीजन है ओशिनिया वाला, जहाँ पे वो आपका मार्शल आइलैंड है, उसके बाद में आपका फिजी है, सुवा है कैपिटल, सो वो वाला जितना भी रीजन है उसमें जितने भी आइलैंड्स वगैरह हैं उनको कायदे से पढ़ लीजिए। वो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उससे कभी भी कोई भी कंट्री पूछी जा सकती है, उसकी कैपिटल पूछी जा सकती है, या उन आइलैंड्स के बारे में कोई भी अगर खास बात है तो वो पूछी जा सकती है। तो वहाँ पे जितनी भी कंट्रीज हैं मेन उनकी कैपिटल देख लीजिए एंड उनके बारे में अगर कोई खास फैक्ट है, एक दो फैक्ट हर आइलैंड के बारे में, तो वो मेन वहाँ पे देख लीजिए। तो वो आपको कभी भी एग्जाम में पूछा सकता है, तो आप वहाँ से लगा ले जाएंगे एंड ये वहीं से एक क्वेश्चन उठा हुआ था। सो अगर आपने थोड़ा बहुत भी वहाँ पे अगर मैपिंग देख रखी है कि यहाँ पे कौन कौन से आइलैंड्स हैं और पोलिनेशिया जो द्वीप समूह है, पोलिनेशिया आइलैंड्स है, उसमें वहाँ पे कौन कौन से उसमें आते हैं, तो इसमें आप ईजिली यहाँ पे एक एनालाइज कर ले जाएंगे, एलिमिनेट कर ले जाएंगे यहाँ पे आंसर क्या होगा। इसके बाद बात करेंगे कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता है उसके कंटेक्स्ट में 2 इवेंट दी गई थी। उसमें दिया गया था कि इसकी जो स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज कॉम्प्लेक्स में हुई थी एंड सेकंड था कि इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। अब देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज है, कलकत्ता में है, तो जो दूसरा स्टेटमेंट है कि स्थापना इसलिए हुई थी कि जो फलाना फलाना, ठीक है। अब आप यहाँ से समझिए, जो कॉलेज है, कॉलेज की बात की गई है, तो मान लीजिए आपको नहीं पता है, मान लीजिए जस्ट सपोज कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप ये तो सोच सकते हैं ना कि यार फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता है एंड इसकी स्थापना जो है वो ऐसे ऐसे इस पर्पज़ के लिए की गई होगी, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ है, शिक्षा से रिलेटेड चीज़ है, ट्रेनिंग से रिलेटेड चीज़ है एंड कॉलेज भी है। सो हो सकता है, मतलब चांसेस हैं ऐसे कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है उसमें देखिए उन्होंने एग्जैक्ट डेट दी है कि 10 जून 1880 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में इसकी स्थापना ऐसे ऐसे हुई थी। यहाँ पे आप एक बार जस्ट सोचिए कि यहाँ पे अगर एग्जामिनर अगर क्वेश्चन को गलत बनाना चाहता है, अगर वो चाहे कि आपके लिए क्वेश्चन टफ बनाए, तो वो कैसे बनाएगा? दूसरी स्टेटमेंट तो देखिए बहुत ही जनरल है, बहुत ही ओवरऑल सी लग रही है, उसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ये बहुत ही गलत, इसमें कुछ हो सकता है, क्योंकि पढ़ाई की चीज़ है, ट्रेनिंग की चीज़ है, तो हो सकता है कि ऐसा करते हो, चांसेस आर वेरी हाई। लेकिन जो पहली स्टेटमेंट है उसमें फैक्ट है 1818 जून अगर उसमें आपको दिया हुआ है एंड 1810 जून दिया हुआ है और 1800 डेट दी हुई है, तो यहाँ पे एग्जामिनर के लिए क्या है, जून की जगह जुलाई कर दो, जुलाई की जगह जून कर दो, या मई होगा तो उसको जून कर दो, 10 की जगह 18 होगा तो 18 को 10 कर दो। इस तरीके से वो आपको घुमा सकता है, ब्लफ कर सकता है आपके साथ ईयर में या डेट में। उसने वही किया था यहाँ पे। सो पहली स्टेटमेंट गलत थी यहाँ पे, दूसरी स्टेटमेंट सही थी। आगे चलते हैं। इसके बाद में 105वां क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं था? भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर एंड भद्रावती। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें आपको लौह इस्पात संयंत्र इसमें नदी के स्तर पर ये पूछा है कि नदी तट पर या उस पर नदी किनारे नहीं है। ये जो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भिलाई हो गया, बोकारो हो गया, जमशेदपुर हो गया, भद्रावती हो गया। और ये जो लौह इस्पात संयंत्र की बात की जा रही है, ये चारों कब स्टैब्लिश हुए थे, किसके सपोर्ट से स्टैब्लिश हुए थे, कौन जर्मनी से था, कौन यूएस से था, कौन यूएसएसआर से था, कौन यूके से था, सारे पढ़ लीजिए। एंड ये जो स्पेशली नाम है, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब इनसे रिलेटेड कभी भी एक क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा और फिर आप सोचेंगे ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। ये जो बोकारो है, जमशेदपुर है, भद्रावती है, इनके बारे में 3 फैक्ट जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि कब बने थे, किस 5 ईयर प्लान के अंडर में आए थे, किसने सपोर्ट किया था, वो सारा पढ़ लीजिए। ये मल्टीपल टाइम्स यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है, मल्टीपल टाइम्स ये आरओ में पहले भी पूछा जा चुका है, और भी जो अदर एग्जाम से यूपीपीएससी के उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इट कैन बी आस्क्ड एनी टाइम। आगे चलते हैं। 106 में क्या है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सबसे सर्वोत्तम स्रोत है? तो देखिए, इसमें चारों ऑप्शन है। आपको पता है कि केला नहीं है, दाल नहीं है, आपको पता होगा दाल के साथ चावल मिला के खाया जाता है, बिकॉज कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो चावल में आपको मिल जाएंगे, और कुछ अमीनो एसिड्स आपको चावल में मिल जाएंगे एंड कुछ आपको दाल के थ्रू मिल जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो दाल चावल है उसको मिला के खाना चाहिए, सो वो एक कंप्लीट सोर्स हो जाता है। ये तो एक बेसिकली ये चीज़ आप जानते होंगे। अदर देन दैट, जो अंडा और मछली है, तो आपको पता होगा कि जो अंडा है, इसीलिए अंडा खाना रिकमेंड किया जाता है, बिकॉज अंडे की जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है, लाइक आपने अगर अंडा खाया तो जितने भी आपने प्रोटीन उसमें से लिए जो कि अमीनो एसिड्स में टूट रहे हैं, वो
100% एब्जॉर्प्शन रेट होता है उसका, और उसमें सारे एमिनो एसिड्स आपको मिलते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो प्रोटीन का सोर्स है वो अंडा बहुत तगड़ा है, बहुत बहुत बढ़िया काम करता है वो। अंडा हो गया, या आपने वे प्रोटीन का सुना होगा, तो ये सब ऐसा है कि इनकी एब्जॉर्प्शन रेट बहुत बढ़िया है। लाइक जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन लोग बोलते हैं कि यार इतना सस्ता प्रोटीन है एंड इतने कम पैसे में आपको इतना ज़्यादा प्रोटीन मिला है, लेकिन आप बात को समझो भाई, सोयाबीन की जो क्वालिटी है प्रोटीन की, बहुत ही डिग्रेडेड होती है। वो सोयाबीन क्वालिटी आपकी बॉडी में जाकर के उतना एब्जॉर्प्शन रेट नहीं होता है उसका। सो आप अगर खा भी रहे हो 100 ग्राम, सपोज आप 100 ग्राम भी खा रहे हो, तो वो आपका जाकर के बॉडी में उस तरह से एब्जॉर्प्शन रेट उसका नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वहीं पे 4 अंडे खाए, तो वो जो आपको प्रोटीन उससे मिलेगा वो आपका प्योर प्रोटीन आपकी बॉडी में लग रहा है, शरीर में लगेगा। या वे प्रोटीन जो होता है वो उसका एब्जॉर्प्शन रेट बहुत हाई होता है, तो इस वजह से वो बॉडी में लगता है, तुरंत आपकी मसल बनती है, आपको असर दिखाई देता है अगर आप राइट ट्रेनिंग कर रहे हो। सो मतलब बेसिक चीज़ है, वहाँ से भी आप ये क्वेश्चन आराम से कर ले जाते हैं अगर आप थोड़ा बहुत भी अपना माइंड अप्लाई करते हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं। 107वां क्वेश्चन था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, वह असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। देखिए इसमें पहली स्टेटमेंट जो है वो आपको बहुत ही बेसिक है, घटना चक्र में सिंपली ये क्वेश्चन दिया हुआ है एंड उसमें पहली लाइन ही यही है कि ऐसे ऐसे फलाना फलाना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस तरह से अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो त्याग दिया था। एंड उसके बाद में वो असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, जैसे ही आप पढ़ोगे आपको तुरंत एकदम से अजीब लग जाएगा कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था बिकॉज वो असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। इट डजंट मेक सेंस। एंड पहली बात तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है वो ये सब चीज़ों में वो नहीं करते थे, लाइक उनको ये सब चीज़ पसंद नहीं थी कि लाइक ये असहयोग आंदोलन चल रहा है, कहीं पे कपड़ों की बर्बादी चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है। उन्होंने तो इवन ये कह दिया था जो आपका आंदोलन चला था 1907 के आसपास, 1905 के आसपास, कि ये निष्ठुर बर्बादी है कपड़ों की। जब कपड़े जलाए जा रहे थे ना, पूरा जो ब्रिटिश वाले उनका कहना था कि कपड़े जलाने से क्या होगा, बाकी जो चीज़ें करो लेकिन ये कपड़े जलाने से क्यों नुकसान कर रहे हो। सो इट्स लाइक कि वो असहयोग आंदोलन में भाग क्यों लेना चाहेंगे, वो तो इन सब चीज़ों से दूर रहते थे, वो इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ते थे। उनका काम लिटरेचर एंड इन सब से था, बाकी वो अपना टिप्पणी पढ़ी जो भी थी वो करते रहते थे, अपनी रचनाएं किया करते थे, पोइट वगैरह, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं। सो यहाँ से एक्सट्रीम स्टेटमेंट थी। अगर आपने थोड़ा बहुत भी रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ रखा है तो आप ये क्वेश्चन यहाँ से कर ले जाते। एंड इसके अलावा भी रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, कीवर्ड रहा है, फोकस थीम रही है इनकी यूपीपीएससी वालों की। तो ये क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछा गया था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद में बात करेंगे 108वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। इसमें आपको 4 एनिमल दिए हुए हैं, पशु दिए गए हैं, उनकी नस्लों के बारे में यानी कि ब्रीड के बारे में आपसे पूछा गया है, जैसे कि भैंस हो गई, गाय हो गई, बकरी हो गई एंड भेड़ हो गई। तो देखिए अगर आप ल्यूसेंट पढ़ेंगे, ल्यूसेंट पे जो आपके एमसीक्यू दिए गए हैं सबसे पीछे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसमें आपको ये क्वेश्चन चारों मिल जाएगा। उसमें आपको जितने भी मेन एनिमल हैं उनकी जो ब्रीड है वो मिल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप ल्यूसेंट को जरूर पढ़िए। लेकिन बहुत से लोग उस चीज़ को समझते नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन डायरेक्ट उसमें से आता है तो वो बात में रियलाइज़ करते हैं कि हाँ भैया आप बात सही कह रहे थे, मुझसे ये गलती हो गई। पढ़ लीजिए, आपको फायदा होगा। जो मेन एनिमल्स हैं उनकी ब्रीड वगैरह पढ़ लीजिए। एग्रीकल्चर से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन फसल वसल यानी कि क्रॉप से रिलेटेड आ जाता है कि सोनारा 64 किसकी है, गेहूं की कौन सी है, चावल की कौन सी है, धान की कौन सी है, मक्के की कौन सी है, या दालों में कोई पूछ लेगा आपसे, या फिर अंगूर का पूछ लेगा, भिंडी का पूछ लेगा। लाइकवाइज जो आपकी एनिमल्स हैं, जैसे आपका भेड़ हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, इन सब का थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए कि भाई किसकी कौन सी मेन वो होती है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई साहिवाल किसकी है ब्रीड, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वो गाय की है कि भैंस की है। अगर कोई जमुनापरी आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वो बकरी की है या किसी और चीज़ की है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए बेसिक चीज़ें। ये टफ क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप एग्रीकल्चर में यही 3-4 टॉपिक पढ़ के जाओ एंड आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। आगे चलता हूँ। 109 क्वेश्चन जो है उसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन से देश अब्राहम समझौता अब्राहम अकॉर्ड के हस्ताक्षर करता है। तो इसमें 3 कंट्रीज जो थी जो आपको आंसर में दिख रही हैं। ये क्वेश्चन सिंपली आपका करंट अफेयर्स से उठा हुआ था, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर्स था, यानी कि ये जो आपका एग्जाम हुआ था 5 दिसंबर 2021 को, उससे काफी पुराना करंट अफेयर्स था, करीब 1 साल पुराना करंट अफेयर्स ये था। लेकिन ये आपको जो आई दृष्टि आती है घटना चक्र की, उसमें दिया हुआ था। लेकिन उसमें भी अब आप ऐसे तो पढ़ेंगे नहीं, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसको भी पढ़ने का एक तरीका होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, इसमें जो रीजन आपको दिए गए, जो कंट्रीज आपको दी गई है वो इंपॉर्टेंट थी, इसलिए ये क्वेश्चन उठ गया था। क्योंकि ये फोकस टॉपिक, ये थीम जो है, ये फोकस इनका रहता है यूपीएससी वालों का। तो ये क्वेश्चन 1 साल पुराना करीब था जब पेपर हुआ है उससे, लेकिन बिकॉज ये इंपॉर्टेंट था इसलिए ये आपसे पूछ लिया गया। आगे चलता हूं। आई होप कि आपको इससे काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। 109 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। आगे चलते हैं। देखिए इसमें सिंपली ये कंप्यूटर का क्वेश्चन दिया गया था। कंप्यूटर के क्वेश्चन की एनालिसिस मैंने आपको अपने एनालिसिस वाली वीडियो में नहीं बताई थी, बिकॉज इसमें 1-2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी इतने सिंपल आते हैं कि 1 MB में कितने बाइट होंगे या 1 GB में कितने MB होंगे। तो इस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, हर एक बच्चा आज की तारीख में इतना तो एटलीस्ट जानते ही है कि 1 GB में कितना होता है। सो आगे चलते हैं। 111 क्वेश्चन जो है उसमें देखिए, पारंपरिक लोकनाट्य जो आपका है यानी कि फोक ड्रामा भांड पाथर, वो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो इसमें जम्मू कश्मीर आंसर होगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी ल्यूसेंट वगैरह स्टैटिक वे में पढ़ा रखा है, या आपने अरिहंत जो मनोहर पांडे की आती है अगर आपने उसको पढ़ रखा है, बेसिकली आपने अगर कोई भी स्टैटिक किताब पढ़ रखी है, जीके की कोई किताब पढ़ रखी है, तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएगा। जो भी स्टेट्स मेन हैं या जो यूनियन टेरिटरी हैं, तो उनमें उनके जो फोक ड्रामा, फोक डांस या जो लोकगीत वगैरह होते हैं, फोक सॉन्ग्स वगैरह, उनको थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। वो इंपॉर्टेंट है, हमारे देश की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ के यहाँ के एक नागरिक होने के नाते, एक स्थानीय निवासी होने के नाते
चाहते, आपकी ये धर्म बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप अपने देश को, अपने राज्य को, एटलीस्ट अपनी कैपिटल के बारे में आप कुछ चीज़ें जान के रखें। अगर आपकी सिटी से, आपके डिस्ट्रिक्ट से, आपके राज्य से जो महान विभूतियाँ हुई हैं, ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हुई हैं, उनके बारे में आपको कुछ चीज़ें जानना चाहिए। अगर आप शाहजहाँपुर से हैं, बिलोंग करते हैं, या अगर आप मान लीजिए बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके इतिहास में कौन कौन से ऐसे लोग रहे हैं। तो इस तरह से फोक ड्रामा, फोक सॉन्ग्स, ये सब चीज़ें थोड़ा पता होना चाहिए। आर्किटेक्चर वगैरह के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अगर आप आगरा में रह रहे हैं तो आगरा की हिस्ट्री क्या रही है, वहाँ पे अगर मान लीजिए कोई आगरा का किला है, क्या है, तो वो कैसे क्या था, वहाँ पे क्या चीज़ें थी, थोड़ा इस तरीके से आपको आइडिया बेसिक होना चाहिए। तो ये एक जीके का क्वेश्चन था जो कि डायरेक्ट वहाँ से उठाया गया था। इसके बाद बात करें, निम्न राज्यों में से कौन सा ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? उत्तर प्रदेश। जो आप यूपी स्पेशल पढ़ेंगे तथसार से, उसमें आपको 10वें या 12वें नंबर पे, जैसे ही मतलब थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो उसमें एक पूरा मैप बना हुआ है यूपी का, एंड उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि यूपी किस किस चीज़ में नंबर 1 है। उसमें आप देखेंगे तो उसमें साइड में एक एरो बना करके लिखा होगा कि उत्तर प्रदेश सिंचाई के मामले में ऐसे ऐसे है, ट्यूबवेल सिंचाई के बारे में ऐसे ऐसे इस नंबर पे है। तो ये क्वेश्चन वहाँ से आप इजीली कर सकते थे। इजी क्वेश्चन है ये, इसमें टफ की कोई बात नहीं है। इसके बाद में 113वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? नीलम संजीवा रेड्डी। देखिए जो नीलम संजीवा रेड्डी, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी क्रूशियल। इफ यू विल एनालाइज द यूपी पीस ऑफ पेपर डीपली, कायदे से आप एनालाइज करोगे, यू विल रियलाइज, यू विल ऑब्जर्व अ पैटर्न। क्या है वो ये है कि नीलम संजीवा रेड्डी इज ए वेरी क्रूशियल टर्म। यूपीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, फोकस थीम है। नीलम संजीवा रेड्डी के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ घुमा फिरा के अक्सर पूछता है। मुझे नहीं पता कि आपको ये चीज़ कोई और जगह कोई बताएगा, नहीं बताएगा, जो आपके कोचिंग वाले हैं वो वाले हैं, कौन बताएगा नहीं बताएगा, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर, बट आई वॉन्ट कि आप ये चीज़ समझना सीखें कि कोई क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो वो क्यों पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फिगर आउट आपको करना आना चाहिए। बिकॉज आपके पास 2-3 साल नहीं है ROA 2023 की प्रिपरेशन करने के लिए। आपके पास 3-4 महीने, 6 महीने का टाइम है, मैक्सिमम 6-7 महीने का टाइम है। नोटिफिकेशन आने के बाद 3 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, एंड आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 2 साल लेकर के सारी तैयारी कर पाएं। जब आपके पास 6-7 महीने का टाइम है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो PDF आपके पास है, जो नोट्स आपके पास हैं, जो बुकलेट्स आप मार्केट से खरीद के ला रहे हैं, जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आप पढ़ रहे हैं, वो आपको कैसे पढ़नी है, क्या पढ़नी है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्या उसमें से छोड़ना है, क्या उसमें अननेसेसरी दिया हुआ है। बिकॉज आपका दिमाग, आप चाहे माने या ना माने, इतना तेज नहीं है कि आप सारे फैक्ट, सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें 2 महीने के अंदर सब पढ़ लें और सब उसको रिवाइज भी कर लें एंड सब रिटेन भी कर लें, सारी प्रैक्टिस भी हो जाए और सारी चीज़ें कवर करके आप एग्जाम निकाल लें। आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी, एंड उसको निकालने के लिए आपको ये समझना आना चाहिए कि नीलम संजीवा रेड्डी यूपीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट कीवर्ड है। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डालता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो, आपको लगता है कि हाँ मेरे वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलती है, कुछ अच्छा गाइडेंस मिल पाता है, या कुछ आप चीज़ें बेटर वे में समझ पाते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर। इसके आगे क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज फोन ओवरहीट कर रहा है।